हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं धीरेन्द्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल फोकस स्टडी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मैं आज अपने इस वीडियो में आप सभी लोगों को मैं अपने पुराने वीडियो का रिवीजन कराता हूं और इस रिवीजन के दौर में मैं सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करता हूं कि समय था 1914 से 1918 का। चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है। समय आता है 1939 से 1945 का, जब चल रहा होता है द्वितीय विश्व युद्ध। और इसी द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में सन 1942 में एक प्रस्ताव आता है, जिसको आप सभी लोग भली भांति से जानते हैं कि यह प्रस्ताव क्रिप्स प्रस्ताव होता है, जिसको महात्मा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक ऑफ क्रम्बलिंग बैंक का नाम देते हैं। और इसी बीच में 8 अगस्त 1942 को एक मूवमेंट स्टार्ट होता है जिसका नाम होता है क्विट इंडिया मूवमेंट। और इस मूवमेंट को हम सभी लोग आज़ाद दस्ता के रूप में भी जानते हैं। और यह एक लीडरलेस मूवमेंट था और यह एक मोस्ट वायलेंट मूवमेंट था, जिसमें महात्मा गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया। अब इसी के बाद एक समय आता है जो समय होता है सन 1946 का, जिसमें एक कैबिनेट मिशन बनाया जाता है। और मिशन के तहत इस मिशन में यह होता है कि हमारे देश का संविधान कैसे बनेगा, इसमें मेंबर्स कौन कौन से होंगे। तो पहले हमारे इंडिया में दो पार्ट होता था, एक प्रोविंसेस और एक प्रिंसली स्टेट। तो प्रोविंसेस वो होता था जहाँ पर ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल करते थे, और प्रिंसली स्टेट वो होता था जहाँ पर ब्रिटिशर्स इनडायरेक्टली रूल करते थे। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स में 60% जो मेंबर थे वो हमारे प्रोविंसेस से थे, और 40% मेंबर जो थे वो हमारे प्रिंसली स्टेट से थे। अब यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाता है। इसके बाद का समय आता है आपका 9 दिसंबर 1946 का, जब होता है पहली मीटिंग। यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है और यह दिल्ली में होती है। और इस मीटिंग के जो कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं उनका नाम होता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी मीटिंग होती है, जिसमें इसके प्रेसिडेंट के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया जाता है। अब उसके बाद फिर 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया जाता है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया जाता है। और ऑब्जेक्टिव बिहाइंड फ्रेमिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। उसके बाद कमेटी की रिपोर्ट आती है, जिस रिपोर्ट को डॉक्टर BN राव द्वारा दिया जाता है। हालांकि BN राव जो होते हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन वह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइज़र होते हैं, और वह ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज भी रह चुके होते हैं। अब समय आता है आपका 15 अगस्त 1947 का, जिस समय हमारा 2 पार्ट हुआ करता था। एक पार्ट में आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमेटी होती थी जिसके हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और दूसरा प्रोविजनल लेजिस्लेचर जिसके हेड आपके पंडित गणेश वासुदेव मावलंकर होते हैं, जिनको हम लोग बाद में लोकसभा के प्रथम स्पीकर के तौर पे भी जानते हैं। और फिर समय आता है आपका 29 अगस्त 1947 का, जिसमें हमारे जो एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है, और इस ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में 2 शब्द जान लेते हैं हम। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू ज़िले में होता है, और आप सभी लोग जानते हैं महू ज़िले से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल नदी, और जो कि यमुना नदी की एक सहायक नदी भी है। अब समय आता है फरवरी 1948 का, और इस समय में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स द्वारा सभी के द्वारा वोटिंग किया जाता है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने के लिए। और वोटिंग में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए फाइनल वोटिंग हो जाती है। फिर उसके बाद आपका समय आता है 26 नवंबर 1949 का, जिस समय आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया जाता है, और उसमें कुछ आर्टिकल्स पार्टली तौर पर उसी समय से लागू हो जाते हैं, लेकिन हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू कर दिया जाता है। और यह संविधान जो है कि इस संविधान को हम इस रूप में बोल सकते हैं कि यह हमारा जो भारत का संविधान है, भारत के लोगों द्वारा और भारत के लोगों को दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि यह संविधान भारत के लोगों ने भारत के लोगों को दिया। ठीक है,
तो यह एक हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक है। अब इसमें हम जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, डेट्स हैं, उसको हमने डिस्कस किया और इस महत्वपूर्ण घटनाओं को एक बार फिर से हम उसको डेट्स के तौर पर आप लोगों के सामने बोल देते हैं और उस डेट को सुनकर आप अपने दिमाग में रिमाइंड करिएगा कि वह कौन कौन सी घटनाएं इस डेट को घटी थी। तो पहला 1914 से 1918, 1939 से 1945, फिर 1942 और फिर उसके बाद 1946 और 1946 के बाद आपका 1947, फिर 1948 और फिर उसके बाद 1950। अब इस डेट के इस क्रम में आप उसके मैंने ईयर बताया, आप डेट भी याद कर सकते हैं, डेट भी सोच सकते हैं। इससे आपका क्या होगा कि आप सोच कर अगर इस टॉपिक को तैयार करेंगे तो आपका हमेशा के लिए वो आपके माइंड में बना रहेगा। तो मैं इस वीडियो में यह एक पूरा इंट्रोडक्शन के तौर पर एक सारांश हमने तैयार कर लिया है और आप सभी इसका रिवीजन कर सकते हैं। और मैं अपने वीडियो को अंत करने से पहले आप लोगों को मोटिवेशन के तौर पे 2 लाइन बोलना चाहूँगा और वह 2 लाइन है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का पूरा सार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का पूरा सार बाकी है। यहाँ से चले हैं हम एक मंजिल के लिए, अभी तो यह एक पन्ना था, पूरी किताब बाकी है। हम यहाँ से चले हैं एक मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी एक पूरी किताब बाकी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने इस वीडियो का अंत करता हूँ और आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ और आप सभी लोगों को बोलता हूँ कि हमेशा रोज़ की तरह हमेशा एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग और एक नई उत्साह के साथ अपने दिन की शुरुआत करिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लग जाइए। एक न एक दिन आपको अपनी लक्ष्य ज़रूर मिलेगी अगर आप अपना काम सही तरीके से और सही दिशा में कर रहे हैं तो आपको अपना लक्ष्य एक दिन ज़रूर मिलेगी और आपको अपने ऊपर गर्व होगा कि हमने मेहनत किया और मेहनत के दम पर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी से अपने इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद।